हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके लाइफ में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट या रिलेवेंट नहीं होगी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डेंटिस्ट्री के ऊपर, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के ऊपर नहीं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपना दांत कभी न कभी नहीं निकलवाया हो या डेंटिस्ट के यहाँ विजिट नहीं किया हो। तो आज हम लोग चर्चा करें कि दांत जो निकलवाते हैं आप, उसके पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है एज ए पेशेंट, ताकि आपका जो ये ट्रीटमेंट है वो अनइवेंटफुल जाए, मतलब कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप डॉक्टर के पास जाएं, तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने से पहली समस्या बताएं कि हाँ, किसी दांत में दर्द है या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कुछ भी। तो अगर आपको जो डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं कि आपको दांत निकलवाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपके बॉडी में कोई भी अन्य दिक्कत हो, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा हो, चाहे आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या बीपी की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो या ब्रेन से संबंधित कोई कोई समस्या हो जिसके चलते आप न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे कोई दवाएं ले रहे हों, या आपको कोई रेस्पिरेटरी यानी सांस की संबंधित समस्या है, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी डॉक्टर ने आपको पफ लिखा है जो आपको लेना पड़ता है, या ऐसा तो कहीं ऐसा नहीं कि कोई आपका दम फूलता है या कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है या सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत होती है, या ऐसा कुछ हो कि आपको लॉन्ग टर्म से खांसी हो, कोई समस्या हो, चेस्ट में कोई कंजेशन हो। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। अगर ऐसा तो नहीं है आपका बीपी बहुत शूट कर जाता हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपको बिल्कुल पाल्पिटेशन होता है, मतलब चेहरे पसीना आने लगता है, धड़कन बहुत बढ़ जाती है, इस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका शुगर कैसा है। शुगर ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट शुगर कितना है। शुगर क्या है कि लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल, अगर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 1 होगा तब तो ओबियसली आप अंडर ट्रीटमेंट होंगे ही होंगे। ज़्यादातर केस में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो और वो मेडिकेशन नहीं ले रहा हो, या मोस्टली केस में इंसुलिन नहीं ले रहा हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में जब टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में अक्सर लोग, चूंकि देर से भी होती है और बहुत सीवियर कैटेगरी की नहीं होती है, तो अक्सर जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते या कुछ दिन बाद दवाएं बंद कर देते हैं। तो आपको ये बताना है डॉक्टर से कि ऐसा तो नहीं कि आपको शुगर, तो और स्पेशली जब शुगर है भी, तो आपका लॉन्ग टर्म में शुगर कंट्रोल कैसा है। बिकॉज हीलिंग में जब आपकी सर्जरी होगी या दांत निकाला जाएगा, तो घाव जो जख्म जो भरता है उसमें आपका लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो HbA1c ये जो टेस्ट होता है ये आप ज़रूर करवाएं। ऐसा नहीं कि रैंडम शुगर करवा लिया आपने, या खाना खाने के बाद या फास्टिंग में जाकर करवा लिए। ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल सिग्निफिकेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कोई भी आपको सर्जरी हुई है तो इसके बारे में ज़रूर बताएं डॉक्टर को। पिछले 2 साल में कोई भी बीमारी मेजर हुई है तो वो ज़रूर बताएं। स्पेशली अगर आप महिला हैं और आपका जो मेंस्ट्रुएशन वाली जो साइकिल है वो कैसा चल रहा है, ये ज़रूर बताएं। या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी दवा ले रही हो वो ज़रूर बताएं। या अगर प्रेग्नेंट हैं तो कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इसके वजह से अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं और आपने डॉक्टर को नहीं बताया है तो कई बार दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये आपकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जब भी आप अंडर सर्जिकल प्रोसीज्योर जाएं, तो ये बात मेरी मार्क है कि बहुत ध्यान से सुन लें आप एज ए पेशेंट, कि आपको विदाउट एक्सरे अपनी कोई सर्जरी नहीं करानी। स्पेशली अगर ओरल सर्जरी की बात कर रहा हूँ या सिंपल जो प्रोसेस है वो दांत निकालने वाला, इसको बहुत लाइट और बहुत लाइटली, बहुत इजी वे में लोग लेते हैं। और मेरे पास जो है वो मोस्टली सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन बाद में हो गया है, या पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, या जस्ट सर्जरी के दौरान ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरे जो है अपना ज़रूर करवाएं। एटलीस्ट मिनिमम जो IOPA होता है, इंट्राओरल पेरिएपाइकल एक्सरे जिसको बोलते हैं हम लोग, या बेटर तो ये हो कि आप OPG ही करवा लें। जो एक बड़ा एक्सरे होता है पूरे जबड़े का जिसको हम लोग OPG बोलते हैं, वो आप करवाएं। या एटलीस्ट मिनिमम अगर आप IOPA तो जरूर कराएं, या जो कंप्यूटर वाला एक्सरे होता है जिसको हम लोग RVG बोलते हैं, वो करवाएं।
और अगर आपके डेंटिस्ट को थोड़ा सा भी कुछ भी शक या कोई परेशानी लगती है तो आप ज़रूर उनसे डिटेल डिस्कशन करें कि हाँ ये क्या है, क्यों है, कैसा है। और ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर पर शक करना है कि नहीं कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कुछ मेरे को ऐसा फील नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में बहुत साइलेंट प्रॉब्लम होती है और आपको पता ही नहीं होता, और बाद में आपके प्रेशर के चलते भी डेंटिस्ट कई बार उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और वो केस कर देते हैं, और बाद में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और बेचारे जो डेंटिस्ट हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो एक्सरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्जरी को कराने से पहले। ये तो सर्जरी के पहले की बात होगी। सर्जरी के टाइम अगर सर्जरी हो रही है तो कोई भी मान ली इन केस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया, दांत निकालने में नॉर्मली कुछ विशेष बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि रूट यानी जो जड़ें हैं दांत की वो टूट जाती हैं। तो अगर नहीं निकल पाए तो पैनिक नहीं करना है। आपको डॉक्टर साहब कहीं और रेफर कर देंगे या कोशिश करेंगे खुद से निकल जाए। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कई बार थर्ड मोलर के केस में कि नर्व इंजरी हो जाती है, जो नीचे नस होती है जो जबड़े को सप्लाई करती है उसमें इंजरी हो जाती है। या कई बार क्या होता है ऊपर वाले दांत के केस में ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी कि जब ऊपर के पीछे वाले दांत निकाले जाते हैं तो कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे ऊपर वाले हड्डी में इस एरिया में साइनस होता है, वो साइनस के साथ कम्युनिकेट कर जाता है ओरल कैविटी दांत निकालने के बाद। अगर काफ़ी लंबे समय से आपको दर्द रहा हो और काफ़ी सड़न ज़्यादा हो रही हो और बार बार आपको दर्द होता रहा और डेंटिस्ट के पास आप बहुत दिन बाद गए, स्पेशली तब के केस में कि दांत निकालने के क्रम में क्या होता है जो फ्लोर है ऑलरेडी वो सड़ चुका रहता है साइनस का, और वो दांत निकालने के बाद कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है। या कई बार ये हो सकता है कि दांत की जो रूट है वो टूट गई हो और निकालने के क्रम में भी कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। तो उसमें पैनिक नहीं होना है, आप किसी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाइए, वो आपको इमीडिएटली 72 आवर्स के पहले जाइएगा तो बहुत आसानी से काम हो जाता है और रिपेयर हो जाता है। 72 आवर्स के बाद जाते हैं तो कई बार वो क्रोनिक साइनसाइटिस एक्यूट साइनसाइटिस में टर्न होने लगता है और इन्फेक्शन हो जाता है। उस केस में थोड़ा प्रोसेस जो है हल्का सा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप अंडर सर्जरी जाए, आप दांत की सर्जरी को बहुत छोटा समझते हैं लेकिन सर्जरी के लिहाज से देखा जाए तो इतना छोटा नहीं होता है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा ब्लड निकल जाता है। बहुत सारे सर्जरी में तो बहुत कम ब्लड निकलता है। तो उस केस में अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सर्जरी कराने से पहले ही अपना एटलीस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी बोलते हैं वो करवाएं, बीटीसीटी कराएं, और प्रेफरेबली अगर पॉसिबल है तो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, आईएनआर बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, आईएनआर जरूर करवाएं। आपको डेंटिस्ट को ये पता चल जाएगा कि ये केस ऐसा तो नहीं कि ये ब्लीडर है, यानी कि इससे ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो वो पहले से वो प्रिपरेशन करके रखेंगे ताकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो उसको मैनेज किया जा सके। उसके अलावा और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, कई बार क्या होता है कि आपकी ओरल कैविटी इतनी इन्फेक्टेड होती गंदी होती कि सर्जरी के बाद उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। या ये भी हो सकता है कि अगर गांव देहात में किसी से निकलवा लिए तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सर्जिकली क्लीन नहीं होते, सर्जरी करने के लिए प्रिसाइज नहीं होते हैं, ट्रॉमा ज़्यादा हो जाता है और उसके वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो हीलिंग जो है घाव का जो भरना है वो डिलेड हो जाता है, काफ़ी देर से घाव भरता है। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि लोकलाइज्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बीमारी होती है, वो हो जाती है और ये बहुत पेनफुल होता है। तो आपको ध्यान ये देना है इस कंडीशन में कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो नॉर्मली अगर दांत निकलता है तो डे 1, डे 2, डे 3 पहले दिन से जो दर्द होगा वो दूसरे दिन कम होगा, दर्द तीसरे दिन और कम होगा, चौथे दिन और कम होगा। तो अगर आपका दर्द अचानक से दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन बढ़ जाता है तो आप समझिए कि प्रॉब्लम है और आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए, और बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट होता है इसका और आसानी से ये चीज़ ठीक हो सकता है। या अगर डेंटिस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो किसी और के पास आपको रेफर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देने वाले कि आपको अगर दर्द बढ़ जाता है। तीसरा एक और कई बार समस्या क्या होती है कि टाँका जो है वो सड़ जाता है, या टाँका खुल जाता है, उसके वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है। नॉर्मली सूजन बहुत ज़्यादा नहीं होती है दांत निकालने के बाद, लेकिन किसी किसी केस में आपको सूजन हो सकती है, स्पेशली जब नीचे में आखिर के जो दांत होते हैं सबसे, अगर वो हड्डी के अंदर फंसा हुआ होता है तो कई बार अच्छा खासा बोन निकालना पड़ता है, हड्डी को काटना पड़ता है, तब जाके वो दांत निकल पाता है। तो नॉर्मली प्रेफर करिए कि ये वाला जो दांत है, जो नीचे का जो सबसे आखिरी दोनों दांत है, वो हमेशा मोस्ट ऑफ केसेस में सर्जिकली निकाले जाते हैं, मतलब थोड़ी बड़ी सर्जरी होती है तुलनात्मक रूप से और दांत निकालने की तुलना में। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आसपास अगर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है तो उनसे निकलवाइए, अगर वो नहीं है
तो किसी एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के पास जाइए जो अच्छे खासे टाइम से प्रैक्टिस में हो। वो एक हम लोग अनुभव को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते मुझे लगता है कि, बट एक अनुभव आपका अपना एक विशेष चीज़ होती है, और काफ़ी सालों से जो अर्जित अनुभव है वो सर्जरी में बहुत हेल्प करती है। तो कोई पुराने डेंटिस्ट जो एक्सपर्ट हों और काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हों, डिग्री वाले हों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनके पास जाइए, वो या तो निकालेंगे, और अगर नहीं निकालेंगे तो आपको रेफ़र कर देंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही थोड़े नए बच्चों के पास थोड़ा अवॉइड करिएगा। ये ऐसा मेरा ज़रूरी नहीं है कि नए सर्जन भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये मेरा कोई ऐसा पर्सनल नहीं है। लेकिन ऐसा सामान्यतः देखा जाता है कि जो अनुभवी लोग हैं, उनको बहुत दिन से अनुभव है काम करने का, तो वो थोड़ा बेटर डील कर पाते हैं। कई बार कुछ केसेस में जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी सर्जरी करते हैं, तो अगर आपको उनको लगता है कि आपको उन पर ट्रस्ट है तो उनसे भी करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जब दांत निकलवाने आप जाते हैं तो। कि अच्छा, दूसरा आपको ध्यान देना है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ सारा इंस्ट्रूमेंट क्लीन है कि नहीं है, ऑटोक्लेव है कि नहीं है, इमरजेंसी मैनेजमेंट की किट्स हैं कि नहीं है। कुछ भी हो जाता है तो क्या वो सिर्फ डेंटल क्लिनिक है या उनका एसोसिएशन किसी और हॉस्पिटल से भी है, तो और ज़्यादा अच्छा होता है। आप सेफ फील करेंगे, सिक्योर करेंगे, रहेंगे। कुछ भी अगर इमरजेंसी इन केस वैसे नॉर्मली होती नहीं है, 1000-10,000 में शायद एक केस में कुछ हो जाए, तो नॉर्मली होती नहीं है, बट ऐसा अगर है तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी सवाल इससे रिलेटेड पूछना है, या कोई कॉम्प्लिकेशन आपको है ओरल कैविटी से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें, तो मुझे अच्छा लगेगा आंसर करके। ओके, थैंक यू।